6:59 हो रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु नमस्कार। शर्मा ननन पांडे वर्ड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर के कार्यक्रम में आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ हमारे एक विशेष बाल साहित्यकार के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय रजनीकांत शुक्ल जी की, जिनका जन्म दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में हुआ। विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर वे बच्चों व किशोरों के बहुआयामी विकास में निरंतर संलग्न हैं। देश के लगभग सब पत्र पत्रिकाओं में व प्रसार माध्यमों से उनकी रचनाएं प्रकाशित व प्रसारित हो रही हैं। उनकी बाल विषयक रचनाओं को देश और विदेश में बच्चे प्रतिष्ठित प्रकाशनों के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों में भी पढ़ रहे हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। बच्चों के लिए कहानियां, कविताएं, नाटक व नौटंकी लेखन के साथ साथ उनके लिए कई बाल नाटक, रेडियो धारावाहिक भी प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें बच्चों के लिए लेखन, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया है। राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कई वर्षों तक वे शिक्षण कार्यों से भी जुड़े रहे हैं और आज हमारे साथ हैं आप। आदरणीय मंच पर आपका स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ आज हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। पुनः मंच आपका है सर। धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और इतने सारे दर्शकों के लिए से जोड़ा मुझे, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और सबसे पहला जो प्रश्न होता है हमारे दर्शकों का भी वही होता है जो मेरा होता है कि जब भी हम हमारे मंच पर जो भी कोई आता है, हमारे दर्शक थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी सृजन यात्रा कैसे शुरू हुई। क्या आप बचपन से ही लिखते थे या कोई ऐसी घटना घटी जिससे प्रभावित होकर आपने सृजन कार्य करना शुरू किया? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। मंच आपका है। दरअसल ऋतु जी, बात ऐसी है कि एकदम से तो कोई काम शुरू नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो दरअसल बचपन में मैं आत्म केंद्रित व्यक्ति था, ज्यादा बहिर्मुखी नहीं था, अंतर्मुखी था। और मेरा बचपन जो कक्षा 3, 4, 5, 6 कक्षा में जब मैं अध्ययनरत था, उस दौरान मुझे ऐसा माहौल मिला, साहित्यिक माहौल मिला, जब मैंने चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा हो, चाहे शरद चंद्र का देवदास हो, और चाहे वृंदावन लाल वर्मा की एक से एक अच्छी गढ़कुंडा, विराटा की पद्मिनी, एक से एक अच्छी शानदार पुस्तकें जो हैं। और यही नहीं, रामायण महाभारत तो थी, बल्कि ये चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, रोताशमठ, ये सब ऐसे पढ़ डाले कि जैसे कि घोट डाले। और तो वो जो भरा हुआ था अंदर, सारा जो भर गया हमारे अंदर, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलना था, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं निकला। वो अंदर अंदर उसमें पचता रहा। और वो फिर जब मैं कक्षा 12 के आसपास स्कूल में पहुंचा, तो उसके बाद मैं जब तब शुरुआत हुई मेरी, और वो भी जैसे कि ज्यादातर लोगों की होती है, कविता से होती है, वही कविता से मेरी भी हुई। और अपने जो स्थानीय पत्र पत्रिकाएं थी उनमें धीरे धीरे लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश का जो है, वहां के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। वैसे तो फर्रुखाबाद जिले में ही मेरा जन्म हुआ, लेकिन पिताजी के नौकरी की वजह से, जगह जगह उनके ट्रांसफर होने की वजह से मैं कई जगह रहा। और इस तरह से हमारा जो रहा तो गांव और कस्बों का निवास रहा, और वहीं पर मैंने अपनी सृजन यात्रा को आगे बढ़ाया।
तो आपका पारिवारिक माहौल भी जो ऐसा रहा जिसमें पठन और पाठन की एक परंपरा सी थी और आपको पढ़ने में शौक भी था, इसलिए भी आजकल यदि वर्तमान पीढ़ी को देखें तो थोड़ा-सा इसमें कमी आ गई है। स्क्रीन पर रोल करते हैं और वहीं पढ़ते हैं, पुस्तकों में और लाइब्रेरी में जाने में थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं, पर फिर भी पुस्तकें लगातार लिखी जा रही हैं और पढ़ी भी जा रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपकी पुस्तकें ज़्यादातर बहादुर बच्चे, वीर बच्चे इन पर होती हैं, तो इसका क्या कोई ख़ास कारण है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, इसका कोई खास कारण ये है कि मैं जब अपनी जीवन यात्रा में आया तो शुरू में मैं कुछ भी लिखता था। कुछ भी से मतलब सबसे पहले मैंने नौजवानों के लिए कविताएं लिखना शुरू किया और वो कविताएं वैसी क्रांति धर्मी कविताएं थी, युवाओं को जोश दिलाने वाली, देश प्रेम वाली, समाज को बदल डालो वाली, इस तरह की कविताएं थी। तो मेरा पहला कविता संग्रह जो प्रकाशित हुआ वो नौजवानों की इन्हीं कविताओं का संग्रह था। लेकिन धीरे-धीरे मुझे इस सृजन यात्रा में बहुत सारे लोग मिले, मैं लोगों के इंटरव्यूज़ भी करता था, किसी भी विषय पर लिख देता था अखबारों में, ये क्योंकि जानकारी और अध्ययन था ही था। लेकिन मुझे जीवन में कुछ ऐसे लोग मिले जैसे बाल साहित्यकार राष्ट्रबंधु जी मिले और उन्होंने मुझे कहा कि रजनीकांत 10 जगह पे कुआँ खोदने से 10 मीटर खोद लोगे तुम, लेकिन एक जगह खोदोगे तो 10 मीटर खोदोगे। 10 जगह खोदोगे तो 1-1 मीटर खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक जगह पे 10 मीटर खोदोगे तो पानी निकलेगा। तो इस तरह की जब बातें उन्होंने सूत्र रूप में समझाई और मुझे एक ऐसी साधक का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका सुझाव मिला, जिनका नाम है जोहरा सहगल। और तो नाटक के लिए उन्होंने भी मुझे बहुत कहा, प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि रजनीकांत देखो इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम इधर-उधर करते घूम रहे हो, इसका इंटरव्यू कर लूं, उसका इंटरव्यू कर लूं, इससे कोई फायदा नहीं। तुम खुद ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा इंटरव्यू करें। किसी एक फील्ड में आप अपनी पहचान बनाओ। और उसी दौरान जब अध्ययन के दौरान मैं पढ़ रहा था, उसी समय मैंने ओशो का एक प्रसंग पढ़ा जो बता रहे थे कि एक आदमी जर्मनी में जा रहा था कहीं सड़क पे, तो उसकी आंख में कोई दिक्कत थी और वो आंखों के डॉक्टर की दुकान देखकर उस पे चढ़ गया और डॉक्टर से कहा मुझे आंख दिखानी है। उसने कहा बैठो, उसने कुर्सी पे बिठाया और कहा बताओ कौन सी आंख में दिक्कत है? तो उसने कहा मेरी बाईं आंख में दिक्कत है। तो उसने कहा सॉरी, मैं दाईं आंख का डॉक्टर हूँ, आप बाईं आंख के डॉक्टर को दिखाओ। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि आने वाला दौर जो है वो विशेषज्ञता का दौर है। पता लगा हर फन मौला और हर फन अधूरा, ऐसा नहीं, एक फन में ही माहिर बनो। तो ये सब कुछ बातें थी जो केंद्रित होके एक जगह पर जब चोट पड़ी जाके तो फिर मैंने बच्चों की कहानियां लिखने का ये ऐसा बीड़ा उठाया जो मुझसे पहले हुआ तो था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था जो लोगों ने किया हो। फुटकर काम करते थे लोगों ने, फुटकर थोड़ा-थोड़ा कहानियाँ लिखी थी और इन बच्चों की कहानियाँ लोगों के सामने आईं और इसमें मैंने सोचा कि ये ऐसा काम है जो अगर करें तो जो किसी ने नहीं किया है वो हम करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक सधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो बिल्कुल आपने एक ही विषय को साध लिया और सच में उसमें महारत भी हासिल की है और आपके माध्यम से जो विशेष आपने बहादुर बच्चों की, वीर बच्चों की जो कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की है पुस्तकों की, मुझे लगता है उससे हमारे बाल पाठकों, किशोर पाठकों के मन में भी उत्साह जागेगा कुछ ना कुछ करने का और बहुत सारी प्रेरणा भी उनको मिलेगी। इस बीच में हमारे साथ नीदरलैंड से ही डॉक्टर आनंदी जुड़ गई हैं और भोपाल से हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा वर्मा जी भी जुड़ गई हैं। सुंदर आयोजन के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी दे रही हैं। तो आपका भी धन्यवाद। क्योंकि उनका धन्यवाद। वीर बालकों की कहानी में से सर आपको कोई एक कहानी जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ना चाहेंगे?
दरअसल पढ़ने की बात तो नहीं, हमारी तो वो दिल पे लिखी हुई कहानियाँ हैं और एक जी। नहीं मैंने अभी तक ये 61 साल का सफ़र है। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त बहादुर बच्चों की कहानियों का सफ़र जो है 61 साल की परंपरा है। 1957 में इसकी शुरुआत दिल्ली के एक बहादुर बच्चे हरिश्चंद्र मेहरा से शुरुआत हुई थी। 12 साल का बच्चा था, जिसने देश के प्रधानमंत्री के जीवन की रक्षा की थी और उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई और 2017 में जो पुरस्कार दिए गए और 2018 में जिन बच्चों को गणतंत्र दिवस में मिला पुरस्कार, वहां तक ये परंपरा 61 साल तक चली और इसमें लगभग जी। 900 बच्चों को ये पुरस्कार मिला, जिसमें से लगभग 350 बच्चों की कहानियां मैं लिख चुका हूं। और जहाँ तक बात है जिन बच्चों को सब बच्चों की कहानियों की, तो इतने प्यारे-प्यारे, इतने अच्छे-अच्छे बच्चों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, मौका मिला। दिल्ली में ये आते रहे और मैं उनसे मिलता रहा अपने घर से, परिवार वालों के साथ। लेकिन मुझे इन बच्चों में सबसे ज़्यादा अच्छी कहानी क्या कहेंगे, वो साहस कहेंगे जो दूसरों की ये होता पुरस्कार मिलता है इसलिए है कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करना। लेकिन मुझे दुःख जी। बहुत होता था जब ऐसे बच्चे उनके पेरेंट्स आते थे, जिन बच्चों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपनी जान की परवाह नहीं की और वो नहीं रहे। तो मुझे लगता था कि वो बलिदान हाँ। जो है वो सर्वोच्च बलिदान है। तो ये मैं सोचता था कि ऐसे बच्चे जो हैं, वो बेचारे तो देखने के लिए ज़िंदा भी नहीं और ना उन्होंने ये सोच के किया था कि नहीं हमें पुरस्कार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। बस उनके तो मन में भाव आया और वो हम नन्हे-नन्हे बच्चे हैं, हम काम कर रहे बड़े-बड़े, हिम्मत कर आगे कूद पड़े जब देख रहे थे बड़े खड़े, कब चाहा हमने पुरस्कार जो मिला हमें तो अच्छा है, लेकिन जो मन को खुशी मिली, वो पुरस्कार ही सच्चा है। तो जो मन को खुशी मिलने वाला पुरस्कार है, वो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी बड़ा है। तो ऐसे बच्चों की कहानियाँ जब मैं लिखता था, तो मुझे खुद रोना आ जाता था और ऐसे बच्चों के बारे में बहुत सारी एक नहीं अनेक बच्चे जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार मिला और बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा आपने जब एक विशेष कहानी का नाम लिया तो बहुत सारे ऐसे बच्चे लेकिन फिर भी मैं एक आर्यन राज नाम का बच्चा था अयोध्या का, जो जिसको तैरना नहीं आता था। लेकिन वो सरयू नदी में गया और उसने देखा कि उसके दोस्त नहाने गए थे सभी, तो वो डूब रहे थे और उनको बचाने के लिए वो तैरना ना जानते हुए भी वो कूद पड़ा और अपने साथियों को उसने बचा लिया, लेकिन उनको बचाने के क्रम में वो खुद को नहीं बचा पाया और वो डूब गया। तो उसकी कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है कि मतलब खुद की जान बची हुई थी, लेकिन फिर भी दूसरों को बचाने के लिए उसने दूसरों को बचा भी लिया और लेकिन अपने को आप को नहीं बचा पाया। तो ऐसे बच्चों की कहानियों को पढ़ के थोड़ा मुझे भी लगता लेकिन वैसे तो बहुत सारे बच्चे, शेर से लड़ जाने वाले बच्चे, बदमाशों से भिड़ जाने वाले बच्चे, नदी में कूद जाने वाले, आग में कूद जाने वाले बच्चे, तो 300 साढ़े 300 कहानियाँ जो मैंने लिखी हैं, एक से एक रोमांचक, एक से एक खतरनाक, एक से एक अविश्वसनीय कहानियाँ कि बिल्कुल झोंक देना अपने आप को, बिना परवाह किए। बहुत सारी कहानियाँ हैं और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं लिखता हूँ और बच्चे तारीफ़ करते हैं। यहाँ दिल्ली में एक स्कूल ऐसा है कि जो पिछले 6 सालों से हमारी हर साल एक नई किताब अपने सिलेबस में लगाता है और वो कोर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। कक्षा 6 के बच्चे जितने भी एबीसीडी सेक्शन हैं, तो वो पिछले 6 सालों से लगातार हर साल एक नई किताब कोर्स में उनके लगती है और वो पढ़ते हैं उसको। ये बहुत ही जी। सराहनीय पहल है सर कि इस तरह दिल्ली के विद्यालय में आपकी पुस्तक लगती है बहादुर बच्चों के ऊपर, तो दूसरे बच्चों को भी ये प्रेरणा देती है और बहुत ही अच्छी पहल है उस विद्यालय की भी। और इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी जुड़ गए हैं और उनका कहना है, रजनीकांत शुक्ल जी ने वीर बालक कथा लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उनका काम एकदम अलग है। मैं उनके समर्पण की सराहना करता हूँ। बहुत-बहुत आभार सर, आपका भी बहुत आभार।
और आपका लेखन भी हम पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमें लेखन आपका। इस बीच में हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए, शायद नागेश जी का कहीं धन्यवाद, से छोटे भाई हैं अ, और रजनीकांत बहुत सर अच्छा क्या यही मुझे लगता है काम कर रहे कि हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है। तकनीकी चीज़ें हैं, हो ही जाती हैं इस तरह की प्रॉब्लम। और जैसा कि अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं और दोबारा डॉक्टर नागेश सर लिखते हैं, रजनीकांत जी ने वीर बालक कथा लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और ये आ चुका है पहले ही। आपकी बहुत सराहना कर रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ कवि पवन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश से। और हाँ, आप फिर से हमारे साथ आ गए हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को बहुत छुई हो, उसके बारे में बताना चाहेंगे या पढ़कर सुनाना चाहेंगे? नहीं, पढ़कर तो दरअसल ये किताबें जी सर। ढेरों मेरे पास हैं, ये लगी हुई हैं। बताइए तो पढ़ के सुना दे, लेकिन समय लगेगा इसमें पढ़ने में। मैं तो कोई जी। भी कहानी खोल सकता हूँ इसमें। और जी। जी, हम देख ये रहे हैं बच्चे आपके जो जो पीछे पूरी अलमारी जो है वो भरी हुई है आपकी किताबों से, जी जी आपकी बिल्कुल, लिखी हुई किताबों से भरी हुई है। मेरी लिखी हुई हाँ। किताबें हैं और ये कई भाषाओं में अनुदित भी हुई हैं। ये मराठी में, गुजराती में जी, जी। और उर्दू में, उड़िया में, कई भाषाओं में हुई हैं, अनुदित हुई हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी लिखी पुस्तकें न सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं है, अन्य भाषाओं में भी हैं, ताकि अहिंदी भाषी बच्चे भी और पाठक भी उसका आनंद ले सकते हैं। ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। मेरी मेरी कहानियों में जो आपका डीएवी संस्थान है, तो डीएवी संस्थान पूरी दुनिया में हिंदी जहां जहां वो उनके संस्थान, उनके मतलब विद्यालय हैं, उनमें कक्षा 5 में 2010 से लेके 2000 संभवतः 18-19 तक, जानकारी नहीं है मुझे। तो उन्होंने कक्षा 5 में एक हमारी कहानी लगा रखी थी। लेकिन उन्होंने जी। हमसे पूछा नहीं था। बाद में बगैर पूछे बहुत सारी जगह हमारी चल रही हैं ऐसी कहानियां जो हैं, लोगों ने सिलेबस में लगा रखी हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान के कक्षा 5 में मेरी 2 कहानियां इसी साल हुई हैं। पूरे राजस्थान के हर गांव, गली, कस्बे, शहर में बच्चे उन कहानियों को पढ़ेंगे, राजस्थान के बीर बालकों की कहानियां। अरे वाह! शायद बहुत कम इस तरीके की कहानियाँ आई होंगी जिसमें हम प्रादेशिक बच्चों के, जो प्रादेशिक क्षेत्रों में जो बच्चे होनहार बच्चे हुए हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपके माध्यम से सभी लोग उन बच्चों के बारे में जान पाएँगे। जी। और अब तो आगे स्थिति ये हो गई है कि हम धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ के बहादुर बच्चे, राजस्थान के बहादुर बच्चे, उत्तराखंड के बहादुर बच्चे, दिल्ली के बहादुर बच्चे और इस तरह के अलग-अलग हम इनका बाइफरकेशन करके हमारी बहादुर बेटियां, हमारे बहादुर बच्चे, जी। अलग-अलग राज्यवार भी हम मना सकते हैं। हमारे आदिवासी बहादुर बच्चे, इस तरह की बहुत सारे बाइफरकेशन अरे करके वाह! और बहुत सारी पुस्तकें निकाली जा सकती हैं इस तरह से। बिल्कुल। और हमारे पास फरमाइश आई है सर डॉक्टर नागेश पांडे सर की, कि आपकी आई फ्लू पर एक बहुत प्यारी कविता है। यदि आप पढ़ सके या सुना सके तो अच्छा लगेगा। अच्छा, पता नहीं, इन्होंने बहुत पहले हमसे सुनी थी। मुझे तो जितनी याद होगी उतनी मैं सुना देता हूँ। अ, जी। परेशान मिस्टर बबलू, उन्हें हो गया आई फ्लू। अ, अब अभी इस समय मुझे याद नहीं होगी, एकदम से अचानक उन्होंने कह दिया ना, क्योंकि अभी असल में कोई बात 300 नहीं। साढ़े 300 करीब कविताएं, कहानियां भी हैं और 1000 के करीब मेरी कविताएं भी होंगी। कोई बात नहीं सर। जब याद हाँ, है तब सुना लेकिन दीजिएगा। हाँ, लेकिन आई फ्लू पे नागेश जी ने बड़ी ही तारीफ की थी इसकी। कह रहे थे बिल्कुल अलग विषय पे आपने लिखा हुआ है और ऐसा हमने आज तक नहीं सुनी है, आई फ्लू पे कविता। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तभी फरमाइश आई है। हुँ, हुँ।
इन्होंने आप अपनी एक पत्रिका में प्रकाशित भी की थी, इस कविता को प्रकाशित भी किया था। जी, आप अपनी पसंद से कुछ कविताएं हमारे दर्शकों के सामने हाँ, ये प्रस्तुत ये कर सकते ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जी अभी अभी रिसेंटली हिंदी दिवस बीता है, तो मैंने जी कुछ पंक्तियां अभी उसी दिन लिखी थी। जोड़ रही जो एक तार से सारे भारतवासी, जोड़ रही जो एक तार से सारे भारतवासी, और इतने सारे बेटे जिसके वो क्यों रहे उदासी। वाह कहे कोई कुछ सारे जग में बजता तेरा डंका, लंदन ऑस्ट्रेलिया जर्मनी चीन हो या श्रीलंका, फिल्मों के बन गीत सहित संगीत छा रही जग में, और जोड़ रही जो मन से मन को घुली हुई रग रग में, अपना हो या अनजाना हो देती सबको ममता, और जो लिखते हम वही बोलते ऐसी किस्में क्षमता। हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी के बेटे कहलाते, बचपन से ही जुड़े हुए हैं इससे अपने नाते। सुंदर अपनी भारत माता के माथे की बिंदी, और साल में एक नहीं अपना प्रत्येक दिवस है हिंदी। बिल्कुल सही बहुत सुंदर सही कहा क्यों तो एक दिन मनाएं हम तो हाँ, हिंदी क्यों एक दिन मनाए। कोख तो में ये ही हमारे मन में सुने आया। और एक एक छोटी सी कविता, जो बाल कविता की बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं जी सुना देता हूँ कि देखा जब नन्ही गुड़िया ने, अभी बारिश बहुत हुई, देखा जब नन्ही गुड़िया ने नभ में बादल आता, और चली घूमने तब ऐसे में लेकर अपना छाता। पानी बरसा टिप 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 टिप, छाता तुरंत लगाया, पर देखा भीगी चिड़िया को उसका मन भर आया। घूम रही तुम कहाँ यहाँ अकेली, कहाँ तुम्हारी माता, और भीग रही हो इस बारिश में कहाँ तुम्हारा छाता। तो बोली चिड़िया नन्ही गुड़िया बचो नहीं तुम इतना, और फेंको छाता तुम भी भीगो मजा आ रहा कितना। बिल्कुल ये शायद मैंने फेसबुक पर भी दोनों कविताएं आपकी पढ़ी थी अब और बिल्कुल देखिए, बहुत हम तो मजा डालते रहते हैं। एक हाँ समय और था जब बहुत मैं वो उसमें लिखता था अखबारों में, अब फेसबुक पे ही जी डाल देता हूँ। हाँ बहुत बहुत मजा आया था मुझे भी पढ़ के और आदरणीय डॉक्टर नागेश सर लिख रहे हैं आई फ्लू कविता मैंने अपने संपादन में गांधी पुस्तकालय हाँ, मैंने बताया। शाहजहांपुर से प्रकाशित बाल पत्रिका बाल प्रभा में प्रकाशित की थी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया ऐसी कविताएं पहुंचनी ही चाहिए पूरे भारत में तो क्या भारत के बाहर भी पहुंचनी चाहिए और भारत के बाहर से अब हमारे साथ सूरीनाम से लैला लाला हरिद्वार सिंह जी जुड़ गई हैं वह भी एक अच्छी लेखिका हैं और कवित्री हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं सूरीनाम से इसके साथ ही हमारे साथ आईसीसीआर बेंगलोर से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं आप भी साहित्यकार भी हैं लेखक भी हैं और आईसीसीआर में इस समय आप निदेशक हैं और कहना है उनका सराहनीय कार्यक्रम ऋतु जी और रजनीकांत सर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई आपको भी बहुत बधाई सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमको बहुत अच्छा लग सुनील रहा जी है कहाँ हैं इस समय? जी बेंगलोर में हैं अभी अच्छा अच्छा। सुनील सर इनसे जी हमारा परिचय है, मैं जाता था आईसीसीआर में, तो इनसे मुलाकात होती थी मेरी। बहुत सज्जन हाँ हाँ हम्म। जी तो सर आप तो एक दो कविता और सुनाएंगे या कोई कहानी अच्छा अच्छा, मजेदार हमारी मैं सुनाता हूँ। जी जी दरअसल हाँ, मैं सुना देता हूँ। अभी मैंने कुछ इस तरह की कविताएं लिखनी भी। अब देखिए कि कुछ हमारी सब्जियां ऐसी हैं कि जिनका दिन दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है। जी तो मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताता हूँ। सब्जी तो है बहुत मगर वो सब सब्जी का दद्दू। सब्जी तो है बहुत मगर वो सब सब्जी का दद्दू, अकल लड़ाओ बताओ फिर खाओ तुम कद्दू। कहते आया अमेरिका से छाया दुनिया भर में, और एक दो नहीं इसे पकाया जाता है घर घर में। एक यह गरीब की सब्जी पर अमीर भी मन से खाते, करते इतना मान विश्व में कद्दू दिवस मनाते। है जी विशेष इसका दिन भी आता 29 सितंबर आने वाला है। जी औषधि
औषधीय फल श्राद्धों में तो पकता है ये घर घर, कोलेस्ट्रॉल करे कम, शुगर नियंत्रक भी ये भारी, और पूरी के संग इसकी अच्छी लगती है तरकारी। माना जाता बड़ा पुत्र, काटती नहीं है माता, काटती नहीं है महिला, इसीलिए इस पर चाकू है पुरुष मारता पहला। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जी। किसी कोई महिला कद्दू नहीं काटती है, क्योंकि अच्छा। इसे बड़ा बेटा माना जाता है। अच्छा, नई जी, जानकारी। माना जाता जी। बड़ा पुत्र, काटती नहीं है महिला, इसीलिए इस पर चाकू है पुरुष मारता पहला। इसके बीज बड़े गुणकारी, भरा विटामिन ए भी, और सब्जी बनती खीर रायता और अचार बर्फी भी। जी। इतने सारे गुण लेकर भी कहलाता है कद्दू, और सब्जी तो है बहुत मगर ये सब सब्जी का दद्दू। बिल्कुल सही कहा सर। और हमारे यूरोप में जो है नीदरलैंड और हाँ फ्रांस जी, और जर्मनी, पंपकिन डे मनाया जाता है जी। हाँ, पूरा अक्टूबर का जो महीना होगा, लोग अपने घरों के बाहर इसे रखते हैं और सर्दियों भर इसका सूप पिया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े कद्दू यहाँ पर हैं, मिलते हैं और हम लोग सर्दियों में बहुत इसका सूप पीते हैं। और हम तो देसी लोग हैं तो सब्जी भी इसकी, आपने सही कहा, पूरी के साथ मेथी वाली सब्जी इसकी तो बहुत अच्छी लगती है। और जी जी। इसके साथ फिर से नागेश सर ने लिखा है, रजनीकांत शुक्ल जी ऐसे समर्थ रचनाकार हैं जिन्होंने बच्चों के लिए कविता, कहानी, नाटक तीनों विधाओं में उत्कृष्ट सृजन किया है। जी सर। और अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था आप कहीं नाटक की कार्यशाला भी देने गए थे, मैंने जी फेसबुक पर देखा। आप, हाँ, जी। तो इससे आ, संबंधित भी एक सवाल है सर कि जी जब आप नाटक की कार्यशालाएं देते हैं तो उस बच्चे उसमें कितनी रुचि लेते हैं और किन विषयों पर ये नाटक होते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, नाटक तो ऐसा हुआ था, नाटक तो मैंने ऐसे ही मजे मजे में मौज मौज में लिख दिए। बच्चे, मैं चूंकि शिक्षक शिक्षक हूँ, तो बच्चे आते थे, सर जी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है, ये फंक्शन आ रहा है, कोई नाटक अच्छा सा बताओ। तो मैंने कहा मैं ढूंढने कहाँ जाऊंगा, लाओ लिख देता हूँ। तो मैंने इस तरह जी। से नाटक लिख दिए। तो जब वो लिख दिए, और उनके विशेषता नाटकों की ये थी कि उनके डायलॉग जो थे वो सारे कविता में थे। तो अच्छा। बच्चों को बड़े अच्छे लगे, तुरंत वो हम्म। डायलॉग याद हो गए उनको। फिर उन उन नाटकों को मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में बच्चों के द्वारा किया। दिल्ली में अकेला हमारा ऐसा एक सरकारी स्कूल होता था जो नेशनल बुक ट्रस्ट की बाल मंडप में हर साल नाटक करता था। वो वहां अरे उस वाह। समय बाल मंडप के इंचार्ज मानस रंजन महापात्रा जी हुआ करते थे। तो वो जी। कहते थे, और मैं प्रपोजल देता था, वहां से पास हो जाता था, और वो वहां पे हर साल, लगभग हर साल वहां नाटक हमारा होता था। तो इस तरह से बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता था, इतना बढ़िया मंच मिल गया। स्कूल के मंच पे तो करते ही करते थे। फिर वहां राष्ट्रीय नाट्य, मतलब राष्ट्रीय पुस्तक मेले में, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी वो नाटक किया करते थे। तो इस तरह से मुझे भी प्रोत्साहन मिल गया। तब वो 3-4 इकट्ठे नाटक हो गए, तो मैंने इनको छपवाने के लिए कहीं से मुझे पैसे मिल गए, तो मैंने कहा चलो इनको छपवा लेते हैं। तो मैं छपवाने के प्रयास में ही जा रहा था, उसी दौरान मेरी मुलाकात देवेंद्र राज अंकुर जी से हो गई, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक जी। रहे हैं। जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये नाटक मैंने बच्चों के लिए लिखे हैं, देख के बताइए, आप तो नाटकों के बड़े निर्देशक हैं, तो देखिए कैसे हैं। तो जब उन्होंने देखे तो बोले कि आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा हाँ, छोड़ देंगे, ये प्रकाशित होने जा रहे हैं, हम आपसे एक बार राय ले लेते हैं आपकी। तो उन्होंने 2-4 दिन बाद जब वापस किए तो कहने लगे, रजनीकांत ये तो बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं आपने। हम्म। तो हमने कहा अगर आपको अच्छे लगे हैं तो 2 शब्द लिख दीजिए आप। तो उन्होंने एक पेज में लिख के दिया, और उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी थी कि वो हमने उनकी हैंड राइटिंग वैसी की वैसी ही छाप दी। ये मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है किताब, उल्टा चूंकि इसमें आएगा, लेकिन मैं फिर नहीं भी सर, दिखा सीधा देता ही हूँ आ आप। रहा है। सीधा आ रहा है। सीधा ही आ रहा है, तो हाँ। ये इसमें 2 शब्द जी। उनके दो द्वारा शब्द, लिखे हाँ। गए, ये इसमें
बिल्कुल, बिल्कुल और ये इत्तेफ़ाक की बात है सर कि मेरी जो प्रथम पुस्तक थी एक फ्रांसीसी नाटककार थे जॉन पॉल सार्त्र, उनका जी। नो एग्ज़िट जो नाटक था उसका मेरे द्वारा ही पहला हिंदी रूपांतरण अनुदित हुई वो, उसका हिंदी रूपांतरण मेरे द्वारा निकला वाणी से और वो मैंने समर्पित की थी देवराज अंकुर जी को। अरे वाह वाह, बहुत बहुत हाँ, बढ़िया। ये वो पुस्तक है अब तक इसके कई संस्करण निकल चुके हैं हाँ, और बंद कई रास्तों के बीच। जी जी जी। हाँ, और कई मतलब 100 से अधिक इसके मंचन हो चुके हैं हिंदी में। अरे पहले अंग्रेजी वाह, में ही बहुत हुआ करते थे बढ़िया। और बाद में सुनने पर पता लगा कि किसी ने कहा कि ये नाट्यशाला जो एनएसडी है दिल्ली में, उसके पाठ्यक्रम में भी है। तो ये अरे एक इत्तेफ़ाक है कि आपने आपके लिए 2 शब्द लिखे और मैंने उनको समर्पित की ये पुस्तक। हालाँकि ये बच्चों की पुस्तक नहीं थी लेकिन हाँ। मेरी 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 ये पुस्तक जो है वहां मिलती है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बुक शॉप पे। जी। और बहुत लगभग मैंने 1000 छपवाई थी ये कापियां, और वो बहुत कम रह गई हैं, सारी वहां से बिकी। कीमत भी बहुत कम है, मात्र 60 रुपए की है, और 3 नाटक है। हाँ, पुस्तक का नाम है जी। हंसते गाते नाटक 3। अच्छा, हँसते-गाते शीर्षक भी बहुत ज़्यादा कैची शीर्षक है और कहा जाता है ना हम्म। कि किसी भी पुस्तक के लिए कहानी जितना महत्वपूर्ण रखती है, उसके अंदर की सामग्री जितनी महत्वपूर्ण होती है, उसके बाहर का आवरण कवर और उसका शीर्षक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो आवरण भी बहुत आपकी अच्छा था। हाँ, तो आप जैसे इस पुस्तक का है हँसते-गाते नाटक 3 तो आप जब अपने किसी भी पुस्तक का नाम रखते हैं, तो उसके पीछे आपकी क्या मानसिकता होती है? क्या सोचते हैं आप कि ये पुस्तक होना तो चाहिए? नहीं, पुस्तक तो पुस्तक, और कहानियां, कहानियों के नाम। अब जी, कहानियों के नाम मैं एकदम यूँ चुटकियों में बन जाते हैं, चुटकियों में। लेकिन कई बार मैं इसके लिए प्रयोग भी करता था। मैं क्लासरूम में बच्चों को, जब क्लास में जाता था, मैं बच्चों को सुनाता था, इस कहानियों को सुनाई, मैंने आज कहानी लिखी है भाई, बच्चों सुनो ज़रा। तो क्लासरूम में मैं गया और उन्होंने सुनाई, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? सब बच्चे अलग-अलग अपना-अपना शीर्षक लिख के बताओ। तो कई बार इस तरह के प्रयोग भी मैं करता था, और बहुत अच्छा बच्चों को इस तरह से, वो उनको प्रोत्साहित करता था कि वो भी शीर्षक चुनें। और मेरे लिए तो बहुत आसान रहता है, मैं तो बहुत जल्दी लिख देता हूँ, तुरंत बदल भी देता हूँ। जी, जी सर। और आपका जो सृजन होता है विशेष तौर पर बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, उसमें जी। नैतिक शिक्षा भी होती है और हाँ, या सामाजिक शिक्षा किस जी, नहीं, नहीं, नैतिक असल में क्या है, हम हम चाहते हैं एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, जो हमारे पूर्वजों ने कहा, वही जो हमारा श्लोक भी जिसको हम रोज पढ़ते हैं। तो सर्वे हम संतु हुँ, शुरू-शुरू में, जब अब चूँकि शिक्षक होने के नाते थोड़ा हमारा दायित्व भी समाज के लिए वैसा ही है। एक साहित्यकार होने के नाते भी सकारात्मक और बातें सोचते हैं। तो इस तरह से एक हम आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, जो है जिसको कहते हैं अणुव्रत आंदोलन। तो आचार्य जी, तुलसी जो अणुव्रत के संस्थापक थे, उन्होंने इसको किया, शुरुआत की, और मैं उसको शुरू से जुड़ा हुआ दिल्ली में जब आया, तो नव भारत टाइम्स यहाँ का नंबर 1 अखबार था। तो जी, इसमें मैं एक छोटी-सी कहानी लिखा करता था, उसका नाम था एकदा, और जो कहानियाँ बच्चों को मैं सुनाया करता था। तो मैंने 12 साल तक वो कहानियां लिखी नवभारत टाइम्स में। जब विद्यानिवास मिश्र जी उसके संपादक हुआ करते थे, उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जी, और तब से मैं लिखता रहा। तो उसी दौरान एक दिन मेरे पास अणुव्रत पत्रिका के संपादक ललित गर्ग जी थे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। बोले, रजनीकांत जी, आप नवभारत टाइम्स के लिए जिस तरह से कहानियां लिखते हैं, ऐसी कहानियां आप हमारे लिए भी लिख दिया करें। हम उतने पैसे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको हमसे जुड़ के अच्छा लगेगा। हमने कहा ठीक है, लिखते हैं, पैसे की हमें जरूरत भी नहीं। हमने कहा कि भाई ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, पैसे तो हमें सरकार देती है। जी, तो फिर वहां लिखने लगे। तो उस दौरान ये नवभारत टाइम्स में 50 रुपए मिलते थे एक एकदा के, और इनके शायद 20 रुपए या 15 रुपए इस तरह से थे, जो भी रहे होंगे।
तो ये शुरुआती दौर की बात है, 90s के दशक की, 90 के दशक की बात है। फिर धीरे धीरे इन्होंने लेखक सम्मेलन किए अणुव्रत वालों ने, उसमें हमारा दायरा बढ़ा, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, तमाम सारे राज्यों से लोग आते थे, हिंदी भाषी राज्यों से। और वहां पे इस तरह से आचार्य तुलसी से भी मुलाकात हुई हमारी, उनके शिष्य हमारे जो महाप्रज्ञ जी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे दो एक सम्मेलनों में राजेंद्र अवस्थी जी हमारे साथ गए, पंकज विष्ट जी थे, और भी बहुत सारे साहित्यकार बड़े बड़े जो लोग थे। अभी भी हम, फिर बाद में उन्होंने हमें उसका वही बना दिया, संयोजक बना दिया। तो हमने दिल्ली में कई सारे कार्यक्रम कराए। तो ये नैतिक वाली बात जो आप कह रही हैं वो तो है, हमारे लेखन में भी है, और मूल्यों की बात है, और मूल्यों की बात तो होनी ही चाहिए, एक शिक्षक जी होने के नाते बिल्कुल। भी, और एक सही नागरिक होने के नाते भी। अगर सच्चे नागरिक हैं देश के, तो आपके मन में इन मूल्यों की स्थापना की बात तो होनी ही चाहिए, आगामी पीढ़ी को मूल्यवान बनाने के लिए और उनको साहित्य मूल्यों का से अर्थ भी यही है कि सबके हित के लिए जो लिखा जाए। हित की बात करना। हाँ जी, जी, बिल्कुल। जी, ये भी। आपकी ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं वो काल्पनिक नहीं हैं, क्योंकि हाँ, सच्ची यथार्थ घटनाओं पर पर है। आधारित हैं। तो क्या आपने काल्पनिक कहानियाँ भी लिखी हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी कहानी ऐसी है कि मैंने अ ऐसी एक कहानी लिखी थी जो हमने दंदन में भेजी, और काल्पनिक कहानी थी, विज्ञान विज्ञान पे विषय पे कहानी थी। दूसरी आकाशगंगा की कहानी थी। तो उस कहानी को मैंने भेजा, और हमने देखा, महसूस किया कि हमारे अगले महीने ही वो छप गई। अरे वाह! नंदन जैसी पत्रिका में जहां सालों साल वेटिंग रहती है, रहती थी लोगों की, तो इतनी अच्छी लगी उन्होंने। अब हमें तो, हम तो यही समझेंगे, हालांकि हमें वहां का उनका रिस्पांस उस तरह से नहीं मिला सुनने को कि वो क्या उन्होंने, लेकिन अगले महीने छप गई, तो हमें लगा कि उन्हें अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने छाप दी। अब वो आगे हम उस कहानी को बढ़ा रहे हैं, और उसको उपन्यास, बाल उपन्यास के रूप में सोचते हैं कि कर दें, क्योंकि वो कहानी इतनी रोचक और इतनी बढ़िया है कि दूसरी आकाशगंगा में जहां हमसे ज्यादा विज्ञान अच्छा है, हम तो सिर्फ अभी कुछ भी, बहुत कुछ, बहुत शुरुआती दौर में है, और वहां विज्ञान इतना आगे है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय स्थितियां। तो काल्पनिक कहानी भी है हमारी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी काल्पनिक कहानी भी सुनाना चाहेंगे? इस बीच में हाँ, हमारे साथ मैं अजय त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं और आपको अजय बहुत जी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ दे रहे धन्यवाद। हैं। हाँ, चंद्रमणि जी भी धन्यवाद जुड़ उनका। गए हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं चंद्रमणि जी, वो भी जुड़ गए हैं, आपको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। जी। दरअसल मैं इसी कहानी को आपको हल्का-सा इसके कुछ अंश बताना चाहूँगा कि जी। जैसे, हाँ जी, तो जैसे उस आकाशगंगा में जहाँ दूसरी आकाशगंगा है, वहाँ से कोई व्यक्ति आता है, और वो यहाँ आके हमारे धरती पे आके कहता है, एक बच्चे से मिलता है, और उससे कहता है कि कोई समय था कि हमारा ग्रह भी आपकी धरती की तरह हरा-भरा और बढ़िया था। लेकिन हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम गाय को चारा खिलाते हैं, और गाय को चारा खिलाते हैं तो गाय के पेट में ऐसी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है कि वो चारा दूध में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है दूध में। तो क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें एक तरफ से चारा डालें, दूसरी तरफ से दूध निकालें। तो सोचने की बात थी, और उन्होंने, परिकल्पना होती है ना, विज्ञान में कहते हैं परिकल्पना करना कठिन होता है, आप सोचिए एक बार, फिर आप उसमें लग जाएंगे तो वो हो ही जाएगा काम। तो बोले, उन्होंने उसको बना लिया। अब जब उन्होंने बना लिया, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई प्रोटीन है, तो मछलियां हैं, मछली खाते हैं हम, तो मछली ना खा के हम वो मछलियां जिस चारे को खाती हैं, समुद्री कवक वगैरह जो वहां होते हैं, उगते हैं, मछलियां खाती हैं, उनके पेट में कुछ ऐसा बनता है कि वो, उनका शरीर प्रोटीन बन जाता है, जो सबसे प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्यों ना हम वो उनसे ही सीधा ले लें। तो फिर जब आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम चारे को भी
मशीन में क्यों डालें, ऐसा करें। हवा में ये सारी चीजें, क्लोरोफिल मौजूद है, सूरज की धूप मौजूद है, हवा मौजूद है, पानी मौजूद है, तो क्यों ना हम इनको मिला के एक ऐसी चीज बना ले, चारे की भी जरूरत क्यों। तो वो उन्होंने भोजन वोजन की व्यवस्था अपनी ऐसी कर ली। अच्छा, प्रकृति की एक विशेषता है कि जिस चीज की उपयोगिता नहीं रहती है वो चीज खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे उनके ग्रह से गाय खत्म हो गई, उनके ग्रह से पेड़ खत्म हो गए, और वो एकदम सुनसान वीराना सा हो गया। हजारों हजारों साल की उम्र हो गई उनकी, अब वो मरते ही नहीं थे। मौत उनकी जो है, जीवन उनका लंबा हो गया। तो वो कहने लगे कि अरे हमें तो अब बोरियत होने लगी कि हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं, हरियाली नहीं, पेड़ पौधे नहीं, पशु पक्षी नहीं, तो हम बोर होने से बचने के लिए इस धरती पे आते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ पे आए। फिर बाद में वो जिस बच्चे से मिलते हैं, उस बच्चे को वो सपने में बुलाता है वो व्यक्ति, और बाद में उसको फिर अपने ग्रह पे ले जाता है, और वहां से फिर वो उसको इतना मजबूत करता है। अब ये कहानी फिर आगे वो उपन्यास के रूप में तब्दील होगी, और लोग पढ़ेंगे, बड़ी रोचक है। बच्चे सुनते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं इसको, कहते हैं अच्छा ऐसा। जी, और मुझे भी बहुत रोमांचक और रोचक ये लगी कहानी, और मतलब इसके पीछे एक शिक्षा भी, एक क्या कई शिक्षाएँ इसमें हमको पढ़ने और सुनने को मिली कि एक तो वातावरण के प्रति हमें कितना जागरूक रहना चाहिए, और अकारण ही हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जब जीव जिनको खाकर, जिनसे उनको शक्ति मिलती है, यदि हम उसी संपदा को खाएँ, सब्जियों को, या गाय घास खाती है, तो यदि हम घास तो नहीं खाएँगे, लेकिन हाँ, हम सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ खा सकते हैं, तो उतनी ताकत हम गाय को बिना मारे भी ले सकते हैं उसी से। और दूध वाली बात भी ये अच्छी लगी कि दोहन क्यों किया जाए? कुछ ऐसा किया जी जाए। मैं ये बताऊँ आपको कि जैसा, क्योंकि यूरोप में रहती हूँ मैं, और यूरोप में आपको जैसा कि मालूम ही है, बहुत समय तक बहुत ठंड रहती है, तो उस तरीके से सब्जियाँ नहीं मिला करती थी बहुत 20 साल पहले तक। लेकिन उसके बाद से जैसे ही हमारे यातायात के साधनों में सुविधा हुई, सब्जियाँ दूसरे देशों से आने लगी, तब तक लोग यहाँ पर मांसाहारी बहुत थे। लेकिन पिछले 10 सालों में एक डच व्यापारी ने, उसकी बहुत बड़ा फार्म हाउस था उसका, उसने कहा जी कि हम क्यों खाएँ गायों को, या जानवरों को क्यों खाएँ? क्यों ना हम इसका कुछ अलग से उपाय बनाएँ। तो उन्होंने सोयाबीन जो होता है, उससे उन्होंने उस तरीके की चीज़ें, बर्गर हो गया, hamburger की जगह बर्गर हो गया, या वेजिटेबल बॉल्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें, और अब सोया दूध भी वो लेकर आए कि गायों का भी दोहन ना किया जाए, इस जी तरीके से। जी तो ये भी एक पहल है, और आपकी कहानी सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चों के लिए ये तो बहुत ही शिक्षाप्रद है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अभिभावकों के लिए और शायद वैज्ञानिकों के लिए भी, कि उन्हें भी कुछ नया करने की इससे जिज्ञासा होगी। तो बहुत मज़ा आया इस कहानी में आपकी, और अच्छा, भी एक क्या और इसी मजे की तरह की। जी। एक मजे की बात ये बताएं आपको कि मैंने 30 साल दिल्ली में बच्चों को शिक्षण किया। तो बच्चों को पढ़ाते समय बहुत सारे प्रयोग हुए। कई बच्चों जी, को घुमाने ले गए तो कोई घटना हो गई। कहीं क्लासरूम में मैंने कुछ अलग तरह से क्लास पढ़ाया, कोई पाठ पढ़ाया तो कोई घटना हो गई, और बच्चों को मजा आया। तो इन सब चीजों को मिला के जब मेरा रिटायरमेंट का करीब आ गया, तो मैंने कहा कि इन सब घटनाओं को मिला के एक कहानियां लिख लिख डाली जाए। तो बीच बीच में कहानियां लिखी। तो जब कहानियां इकट्ठी हो गई तो मैंने भारत सरकार को दी, मजेदार पढ़ाई शीर्षक से। तो भारत सरकार ने कहा अरे ये कहानियां तो बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा इसको तो हम छापेंगे। तो पब्लिकेशन डिवीजन, प्रकाशन विभाग ने मेरी एक किताब छापी है जिसका नाम है मजेदार पढ़ाई। अरे और वाह! वो मजेदार पढ़ाई है, मजेदार पढ़ाई ऐसी है कि बच्चों को मजा आए पढ़ाई में, बोरियत ना लगे, अच्छा लगे उनको पढ़ने में। आमतौर पे बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से। तो ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें उसमें हमारे शिक्षण काल के दौरान घटी, कि जिनको मैंने इस तरह से कहानी के रूप में ढाल दिया, जो वो मजेदार पढ़ाई बन गई। तो अब वो बिकती भी है बहुत बहुत सरकार की तरफ सिर्फ से।
आपने सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं, आपने तो जो विषय हैं, जिनसे बच्चे अक्सर कतराते हैं, विज्ञान के विषय, उनको भी आपने अपनी कहानियों और कविताओं के माध्यम से बहुत रोचक बना दिया। क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं छोटी थी तो मुझे पता है कि मैंने 10वीं तक गणित और विज्ञान की पढ़ाई किस तरह की थी और उसके बाद छोड़ दिया था। क्योंकि वो जो उसके सूत्र होते थे केमिस्ट्री के वो बहुत मुश्किल से दिमाग में बैठते थे। काश उस ज़माने में भी कोई आपके जैसा शिक्षक होता, तो शायद मैं भी विज्ञान में रुचि लेती और पढ़ती। तो ये एक बहुत मज़ेदार बात है आपकी कि आपकी जो लेखन है उसमें बच्चों पर कुछ भी चाहे वो नैतिक मूल्य हो या पढ़ाई से संबंधित बातें हों या कोई और सीख हो, वो थोपी नहीं जा रही है। आप उसको मज़े-मज़े में पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के लिए तो स्कूल जाना भी मज़ेदार नहीं होता है और आपने तो पूरी पुस्तक ही लिख दी मज़े-मज़े में पढ़ाई। तो इसकी कुछ 1-2 घटनाएँ भी हमारे साथ साझा करेंगे तो हम मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आनंद आएगा। हाँ, एक घटना मैं साझा करूंगा, दो घटनाएं जी, साझा करूंगा। एक जी, घटना तो है नैनीताल की, कि जब जी, मैं बच्चों को लेके गया नैनीताल में, तो एक स्काउट का कैंप लेके गया। तो वहां पे जब हम नैना पीक के लिए जा रहे थे, तो बच्चों को, चूंकि बच्चे तो अलग अलग स्कूलों के होते हैं और तमाम सारे अलग शैतान भी होते, शरारती भी होते हैं, तो उसमें से दो बच्चे शरारत करके हमारी जो जिस रास्ते से हम जा रहे थे, वो रास्ता उन्होंने कट करके दूसरे रास्ते से उन्होंने नैना पीक जाने के लिए जाने लगे। तो वहां जाके वो ऐसी जगह फंस गए जहां पर वो उन्हें आगे रास्ता नहीं मिला, एकदम से सीधा पहाड़ दिखाई दिया। तो बाद में फिर उनको और नीचे उतरने के लिए उनको फिसलने लगे, तो ये स्थिति हो गई कि नीचे भी उतरना उनके लिए संभव नहीं रहा, ऊपर चढ़ना भी उनके लिए संभव नहीं रहा। तो ऐसे में ऊपर जब पहाड़ पे जो पहुंच गए थे बच्चे, उन्होंने जब देखा कि ऐसी स्थिति में फंसे हुए, तो उन्होंने रस्सी डाल के ऊपर से नीचे से ऊपर खींचा और इस तरह से उनको बचाया। तो ये हमारी कहानी है दलनायक की सूझबूझ, जो पिछले क्या बताएं 15 सालों से पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने इसको पुरस्कृत भी किया है। और उनकी एक पुस्तक है गड़बड़ झालावा अन्य कहानियां, जिसमें एक कहानी नागेश जी की भी है, गड़बड़ झालावा अन्य कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है दलनायक की सूझबूझ। तो इस तरह से वो कहानी जी, पाठ्यक्रम में 15 सालों से पढ़ाई जा रही है और बच्चे बड़े ही रुचि के, हिम्मत और सूझबूझ और सारी चीजें से लेके उसको वो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। पाठ्यक्रम से जो निर्धारित करने वाले हैं उन्होंने उसे हटाया भी नहीं है, बाकी रिवाइज करते रहते हैं लेकिन उस कहानी को नहीं हटाते। अच्छा, एक तो ये हो गई कहानी दलनायक की सूझबूझ। दूसरी कहानी जी, है, वो है हेलेन केलर की जो कहानी है, वो आंख से उनको दिखाई नहीं देता था और उनके बारे में मैंने पाठ पढ़ाया। तो अगले दिन हमने बच्चों से कहा, 6 क्लास में एनसीईआरटी की कक्षा में वो उनके बारे में परिचय है। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन हमने बच्चों से कहा, हमने कहा कि कल हम तुम्हें गेम कराएंगे। तो बच्चे कल जो है वो लेके आएंगे अपना एक कपड़े का टुकड़ा लेके आएंगे, लंबा सा कपड़े का टुकड़ा लेके आएंगे बड़ा सा। तो कुछ बच्चे लेके आए अगले दिन और बड़ा हमारे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। ये घटना सच्ची घटना घटी। तो हमने फिर उन बच्चों को बड़ा उत्सुकता से थे कि भाई सर कराओ कराओ, कौन सा खेल करा रहे, कौन सा खेल करा रहे। हमने कहा ठीक है। तो जो दो तीन बच्चे कपड़े लेके आए थे, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उनको डेस्क पे बिठा दिया। फिर उनको मैंने शीट दे दी, ड्राइंग शीट, और उनको आंखों पे पट्टी बांध के और उनको वो दे दिया, पेंसिल दे दी। और फिर हमने जो क्लास का मॉनिटर था उससे हमने कहा कि जाओ तुम, कान में कहा, बच्चे ना सुन पाए, कि स्कूल के ग्राउंड से जाके पेड़ पेड़ जो लगे हुए हैं उनके पत्ते, पेड़ों के पत्ते ले आओ। और वो पत्ते जी, मंगवा लिए और फिर उन बच्चों के हाथों में दिया। हमने कहा इनको टच करो और देख के इसकी शेप पहचान के इसकी शेप बनाओ इस पे, और इसके लिए फिक्स टाइम है। एक बच्चे को टाइम कीपर बना दिया हमने और हमने कहा इसको तुम्हें बनाना है। उन बच्चों ने बनाया। अब कुछ बच्चे जो है उसमें बेईमानी भी करने लगे कि भाई आंख खोलने की कोशिश, तो सारे बच्चे दर्शक बच्चे थे तो वो शोर मचाने लगे, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और वो टाइम पूरा हुआ तो जैसे ही
5 मिनट का, 3 मिनट का जो भी समय दिया था, फिर हमने उनकी पट्टी खोल दी और फिर हमने कहा अब ये तुम्हारे हाथ में जो सामने पेड़ का पत्ता है, इसको देख के शेडिंग के साथ बनाओ। तो बच्चों ने फिर बड़ा अच्छा 2 मिनट में बना दिया, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगा, बढ़िया सा बना के दे दिया। तो हमने कहा अब तुम ये बताओ कि कौन सा पत्ता अच्छा बना है। तो बच्चे हंसने लगे कि सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो हमने देख के बनाया, वो अच्छा बना है। तो हमने कहा कि ये तो कुछ देर के लिए तुम्हारी स्थिति ऐसी बन गई थी कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तो तब तुमने इतना खराब बनाया और उस पे तुम हंस रहे हो। लेकिन कभी भी ऐसे ऐसे लोगों पे मत हंसना जिन्हें कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज जो है जी उनके मन में बहुत आई और बाकी बच्चे कहने लगे सर ये तो बहुत अच्छा खेल है, हम भी खेलेंगे। हमने कहा हाँ तुम भी खेलो, लेकिन तुम्हारे लिए होमवर्क है। कल घर जाओगे और 1 घंटा घड़ी में देख के अपनी पीठ पर हाथ रखोगे, अपना एक हाथ पीठ पे रखोगे और वो हाथ हटाओगे नहीं 1 घंटे तक घड़ी देख के, और फिर सारे वो काम करोगे, चाहे छोटी बहन को खिलाना हो, छोटे भाई को खिलाना हो, पानी भर के लाना हो, सब्जी काटना हो, जो भी काम करना है सारे काम करोगे, लेकिन पीठ से हाथ नहीं हटाओगे। और फिर जो एक्सपीरियंस हो तो मैं यहाँ क्लास में आके सुनाओगे। तो इस तरह का ये जो हमने खेल कराया बच्चों को, तो उनमें संवेदना जो आई, संवेदना, वो एक वो कहते हैं ना कि वो एक होती है कि जो अ, उनके उनके उनका भाव आ जाता है, उनके जैसा महसूस करना, तो वो वाली बात आ गई उनके मन में। तो ये बड़ी हमारा रोचक प्रयोग था और अच्छा प्रयोग था, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया और इसको मैंने बाद में कहानी के रूप में लिख दिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि इस तरह के प्रयोग होने भी चाहिए। जो विशेष बच्चे होते हैं या अब ये अ, बताते बताते मुझे एक और कहानी याद आ गई। जी जी, एक स्वागत है। कहानी ऐसी है कि जैसे मैं तो हिंदी का शिक्षक रहा, तो हिंदी की कक्षा में जब जाते हैं तो वहां देखते क्या है कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अब वो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या बात सही है, कि बेफजूल की बात। तो वो पूरी कहानी मैंने ऐसे बना दी है कि बड़ी मजेदार कहानी है, बेफजूल की बात शीर्षक है उसका। कि मतलब जो आते हैं हम गलत बोलते हैं, कि जैसे कुछ कुछ बातें बोलते हैं, ये सड़क कहाँ जा रही है, आटा पिसाने जा रहे हैं। आटा पिसाने तो जी नहीं जाता है कोई, वो तो गेहूं पिसाने जाता है, आटा गेहूं, तो लेके जी आते हैं। तो इस जी, तरह से जो बातें हम गलत बोलते हैं, जैसे गाय दूध देती है हमें, तो गाय दूध नहीं देती है, हम दूध निकाल लेते हैं। धोना पड़ता है जी। तो इस तरह की बहुत सारी रोचक घटनाएं जो उसमें हैं, तो वो हम उसमें करते हैं, कहानी के रूप में हमने डाला है। जो लोग मजेदार पढ़ाई को पढ़ेंगे वो उन कहानियों को मजा लेंगे पूरा। तो मैं क्लासरूम बहुत में जाता हूँ शिक्षकों के बीच में, तब भी बताता हूँ यही। नहीं, सच में ये एक नवाचार है, एक अद्भुत प्रयोग है कि बच्चे जो दूसरे थोड़े सामान्य बच्चों से थोड़े अलग बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, उनके प्रति उनके मन में सहानुभूति होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उनके कष्टों को सहने का एक जो कष्ट उनको होता है, उसके प्रति भी उनके मन में सम्मान होना चाहिए कि हाँ, एक ये ऐसा सहानुभूति होती है और एक समानुभूति होती है। हाँ, तो जी, जी, सहानुभूति तो रखना होता है, तो दया करना जैसा भाव होता है। लेकिन जी, समानुभूति बात होती है इम्पैथी, और वो जो बोलते हैं, बिल्कुल। उनके जैसा हाँ, बनकर उसको उस दर्द को महसूस करना, करना, उस महसूस करना। अवस्था करना। तो जी हाँ, वो ज्यादा उनके लिए एक सिंपैथी और एक इम्पैथी, दो, जी, एक सहानुभूति और एक समानुभूति। जी, तो इस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम लगभग कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। मन तो कर रहा है बहुत सारी बातें आपसे की जाए, आपकी पुस्तकों और कहानियों के बारे में भी बातें की जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं वापस बचपन में चली गई हूँ और ऐसा होना भी चाहिए कि इंसान को एक छोटा-सा बाल मन हमेशा रखना चाहिए। बड़े तो सभी हो जाते हैं, लेकिन आयु के साथ जो एक बालपन मन में रह जाता है, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो हमारा प्रोग्राम अंत में आ गया है। इससे पहले कि हम हमारे दर्शकों से विदा लें, क्या आप कोई कविता हमारे दर्शकों के लिए पढ़ना हाँ, चाहेंगे? एक कविता मैं सोच रहा था कि सुना ही दूं, जी, कि आजकल जी। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। जी, तो जी। और मोबाइल के आने से इतना सारा
चीज मतलब हमारे जीवन का बहुत सारा हिस्सा इसने कवर कर रखा है। और जी, मैं तो बिल्कुल। आजकल सुबह से घर के लोग भी नाराज हो जाते हैं। एक मैंने वो श्रृंखला चला रखी है, आज किसका जन्मदिन है, तो जी, जी, वो हाँ। फेसबुक पे तो सब आपके रहते हैं कि भाई आपके इतना द्वारा ही बोर हमें नहीं पता होते हो लगा है कि मोबाइल से। तो मैं मोबाइल बिल्कुल, पे ही एक कविता सुनाता हूँ। जी। जी। इतने सारे ये मोबाइल, कितने प्यारे ये मोबाइल, कितनी दूर भले हो कोई बात कराए ये मोबाइल। देखिए, आप नीदरलैंड में बैठी हैं और मैं बैठा हुआ हूँ गाजियाबाद में, और आपसे बात हो जी, रही है हमारी। एक बिल्कुल। नहीं गुण भरे अनेकों, हल्के भारी ये मोबाइल, हो जमीन या आसमान, चित्र खींचते ये मोबाइल। कभी जरूरत हो पैसों की, पर्स नहीं लो ये मोबाइल। लंबा गुणा भाग करना हो तो हाजिर है ये मोबाइल। लिखना कापी पेन न ढूंढो, नोट करो सब ये मोबाइल। घर बैठे ही सैर कराए दुनिया भर की ये मोबाइल। कहां कहां क्या क्या होता है खबर बताए ये मोबाइल। कुछ पल हमसे दूर हुआ तो व्यग्र बनाए ये मोबाइल। समय देखना घड़ी नहीं, पर क्या चिंता है ये मोबाइल। क्या तारीख जी, और है दिन क्या, हमें बताए ये मोबाइल। इसमें भरा हुआ है क्या क्या, कौन बताए ये मोबाइल। मन कितना खुश हो जाता है जो पाए हम ये मोबाइल। तो ये बिल्कुल मोबाइल जो है सही। आजकल बहुत ही जरूरी जरूरत बना हुआ है, बच्चे से लेके बूढ़े तक का। हम सफर, बिल्कुल, साथी, हम साया, अकेलेपन बिल्कुल को दूर पूरी करता है। दुनिया बहुत सारे अवगुण होंगे इसके, लेकिन गुण भी बहुत है। बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ये निर्भर करता है आप की चीज़ों को किस तरह से उपयोग करते हैं, क्योंकि आधुनिक उपकरणों को लोग कहते हैं कि मोबाइल ने, लैपटॉप ने, इंटरनेट ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत सारी नई तकनीकी, नई बातें भी सिखाई हैं। पूरे विश्व को जो हम कहते थे वासुदेव कुटुंबकम, वो मोबाइल ने ही असली सही शब्दों में कहा जाए तो वो उसी ने बनाया है। आज हमको शायद देश-विदेश में उतनी बातें पता नहीं होंगी जितनी आज की वर्तमान पीढ़ी को पता होगी, और मोबाइल भाई तो सबकी सहायता करते हैं। तो आजकल तो पूरी दुनिया इन्हीं में बसी है, तो मोबाइल के बिना तो बहुत मुश्किल है। और जैसे कि लोग आजकल एकल परिवार हो गए हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो जो गाँव में या शहरों में माँ-बाप रह जाते हैं, उनके लिए तो मोबाइल बहुत ही उपयोगी चीज़ है। अपने बच्चों को देख पाते हैं, बातें कर पाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि हम किस चीज़ का किस तरह से किस उपयोग तरह से करते हैं। विवेक पे निर्भर करता है। जी हाँ, तो आज हमारे कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, और छोटी-सी कविता बालमन की एक पढ़ना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए। नन्हा मन है कोरा कागज, रंग भरे तो इंद्रधनुष। एक हंसी में फूल खिले, एक आंसू में बहे समुद्र। खिलौनों से बातें करता, पलकों पर सपनों को धरता। कभी मिट्टी से महल बनाए, कभी तिनकों में आकाश समाए। मन उसका जिज्ञासु पंछी, हर डाली पर उड़ना चाहे। क्यों, कैसे, कब और कहाँ, हर पल नए प्रश्न उठाए। तो इसी तरह बच्चों के मन में प्रश्न उठने दीजिए, और हमारे साहित्यकारों को, बाल साहित्यकारों को लिखने दीजिए। आप इसी तरह सृजन करते रहें, और हमारे किशोरों, हम बाल पाठकों बच्चों के के लिए। लिए दो पंक्तियां कहना चाहेंगे। जी, जहां भी बच्चे हैं देश में, जहां भी उनके लिए ये दो पंक्तियां हैं मेरी, जो मैं अक्सर कहता हूं जहां भी मिलते हैं बच्चे, कि मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम। मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम, और बन जाओगे जैसा खुद को ढालोगे तुम। और एक बिल्कुल, लक्ष्य ले बिल्कुल। लगन निरंतर चले अगर जो, तो मन चाही मंजिल जीवन में पालोगे तुम। और वाणी में संयम बिल्कुल। है, फिर तो कहना ही क्या, हमको ही क्या, दुश्मन को दोस्त बना लोगे तुम। मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम। तो ये बहुत संदेश सुंदर है सीख। बच्चों के लिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया, और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी भी जुड़ श्याम गए सुंदर हैं। जी श्रीवास्तव। हाँ,
और उनका कहना है आदरणीय रजनीकांत शुक्ल जी बाल साहित्य के ऐसे कुशल चितेरे हैं जिन्होंने बाल साहित्य की समृद्धि के लिए अनेक कार्य किए हैं और प्रेरक साहित्य की सृजना की है। उन्होंने दूर बच्चों की अनेक बाल कहानियों से जहां बाल साहित्य को समृद्ध किया, यही कि बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में कुछ साहसिक कार्यकरण की प्रेरक ऊर्जा भरी है। इसके साथ आप एक बहुत ही सहयोगी एवं अच्छे इंसान भी हैं। जी हाँ, वो तो मुझे भी पता है। उनके प्रेरक सृजन क्षमता को सादर नमन। और आपने उन्हें अपने पटल पर लाकर बच्चों के लिए एक अच्छे लेखक से परिचित कराया है। इसके लिए भी आभार, आपका भी बहुत-बहुत आभार। आपने अपने कीमती समय निकाला और हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय रजनीकांत सर का, जो व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने मेरे एक फ़ोन पर समय दिया मुझे और उपस्थित रहे। मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त हैं और फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए मैं सादर हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ-साथ जो साहित्य मनीषी, बाल साहित्यकार, अन्य साहित्यकार व अन्य लोग इस फ़ेसबुक से जुड़े रहे, उनका भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार। मैं भी सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभी के नाम तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं जाने अनजाने जो भी लोग हमारे साथी, मैंने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया था, जो भी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार आपका भी। बहुत बहुत आभार।